नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए बहुप्रतीक्षित जीडीसी की परीक्षा जो कि जून महीने में हुई थी और आज लगभग 2 महीने के बाद उस परीक्षा का परिणाम फाइनली घोषित कर दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये जो केस जब कल लिस्ट हुआ था, तभी हमने आपसे बताया था कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो हमारी कमीशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि एक बार केस जो है वो हियर हो जाए या तो लिस्ट हो जाए और वो अपना रिजल्ट रिलीज़ करें। ठीक है, तो कल कुछ ऐसा ही हुआ। कल उम्मीद थी कि आज हियरिंग होगी लेकिन हियरिंग नहीं हुआ। अच्छा ये हुआ कि हियरिंग की अगली डेट जो है 14 को ही मिल गई है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो कमीशन ने जो है अपना रिजल्ट यहाँ पर रिलीज कर दिया है। अब कमीशन के पास जो है, क्योंकि कल सैटरडे है, संडे है, 2 दिन तो ऐसे चले गए, फिर उसके बाद 3 दिन उसको और निकालने हैं और वो जो है इस प्रक्रिया में वो 3 दिन निकाल कर 14 को जो है फाइनल हियरिंग है, उसके बाद वो शायद आंसर की और कट ऑफ भी रिलीज कर दे उस प्रक्रिया के बाद। अब क्या होगा? अब जो है मेंस के फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, आयोग अगर बहुत तेजी से काम करेगा तो आपकी जो मेंस परीक्षा है वो समय पर हो जाएगी, जो कि 23 सितंबर को है। ठीक है, अभी भी लगभग 1 महीना और 15 दिन के आसपास आपके बचे हुए हैं। तो 1 महीना 15 दिन में पॉसिबल है परीक्षा कराना, ऐसा नहीं है। लेकिन वही मैंने सुबह आपको बोला, जब हियरिंग नहीं हुई थी, तो सुबह वाली वीडियो, शाम वाली वीडियो मैंने आपसे बोला था कि अगर आज से और 14 के बीच में कमीशन, पूरी उम्मीद है कि कमीशन रिजल्ट दे देगा और अगर दे दे रहा है तब तो वो 23 तारीख को परीक्षा कराने में सक्षम रहेगा, जैसा कि उसने कर दिया है। तो परीक्षा आपकी 23 को ही मानकर चलिए फिलहाल। और इस 1 महीने 15 दिन में उनको भी फॉर्म निकालने हैं मेंस के, उसके बाद फॉर्म फिल कराने हैं, फिर उसके बाद वो 6 से 7 दिन एक्स्ट्रा देंगे वो एप्लीकेशन पहुंचाने के लिए कमीशन में। उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद 8 से 9 दिन पहले वो एडमिट कार्ड आपके निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी भी उनको बहुत तेजी से करनी होंगी 23 तारीख का डेडलाइन पार करने के लिए। ठीक, तो फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ये बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अगली बात करते हैं, जो थोड़ा सा कंसर्न मुझे लग रहा है वो ये है। देखिए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ से परे है ये, कि इसके पहले जीआईसी में भी, ठीक है, और अब यहाँ जीडीसी में भी, इन दोनों में भूगोल विषय में, ठीक है, आप 25 से 30 गुना बच्चों को मेंस में बुला रहे हैं। देखिए, ये जीआईसी में भी हुआ तो हमें लगा चलो भाई सीट या तो बढ़ी होंगी। ठीक है, ये उस समय मैंने वीडियो बनाया था कि सीट या तो बढ़ी होंगी, लेकिन कितनी सीट बढ़ गई? पॉसिबल ये, जिसे रूल क्या होता है कि जो आखिरी नंबर होता है, मान लो 78 प्रश्न जा रहे हैं कट ऑफ, तो आपने 78 प्रश्न में जितने बच्चे हैं सबको अंदर ले लेने हैं। ठीक है, तो 15 गुना कितना हो रहा था 50 सब्जेक्ट्स का? करीब 750। 77 प्रश्न पे अगर आपको 750 मिल 749 मिल गए थे, ठीक है, तो 78वें प्रश्न पर क्या आपको 400 बच्चे मिले हैं? मतलब इसके 50% से भी ज्यादा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आखिरी नंबर वाले को आपने लिया है तो 400 अतिरिक्त ऐड हो गए हैं। इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो सीट्स अगर ऐड हुए तो अच्छी खासी मात्रा में ऐड हुए होंगे। अगर सीट्स ऐड हुए हैं तब तो ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीजें बियर की जा सकती हैं। लेकिन अगर सीट्स उतनी ही हैं, अगर सीट अभी भी 46 से 49 ही हैं और आप परीक्षा जो है 25 गुना लोगों को दिला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और स्पेशली भूगोल विषय वालों के साथ, कि आप उनमें एडेड कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। अन्य कई विषय ऐसे हैं जिसमें 15 से 17 गुना बुलाया जा रहा है, कई विषय ऐसे हैं जिसमें 25 से 30 गुना बुलाया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो वॉयलेशन हो गया ना। ठीक है, इक्वालिटी का वॉयलेशन हो गया। एक विषय में अगर विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं बढ़े हैं, तो एक विषय में आपने 15 से 17 गुना बुला लिया, एक विषय में आपने 25, 27 और इवन 30-30 गुना बुलाया है बच्चों को। तो इसका क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है। अगर सीट बढ़ी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं बढ़ी है तो ये बात थोड़ी कंसर्नफुल है भूगोल के लिए। हमें पता होना चाहिए ना कि वो 400 बच्चे कौन है। ठीक है, अगर और किस आधार पर वो आए हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। दूसरा ये है कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, द अबव रिजल्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन स्पेशल अपील, ये केस नंबर है। मतलब जिस केस की हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, इस पूरी परीक्षा का जो फाइनल परिणाम होगा वो इस केस नंबर पर और इसके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब फाइनल जो जजमेंट है, तो हियरिंग होती रहेंगी, परीक्षा का प्रोसेस चलता रहेगा और चीजें जो है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपके हाथ में ये नहीं है, आपके हाथ में है अब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है,
अब जो मौका आपको मिला है उसको दोनों हाथों से आपको दबोचना है। किसी भी विषय में आप हो, किसी भी विषय में, इट डजंट मैटर। आपको एक चांस मिला है, ठीक है, प्रतिष्ठित जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो कि बहुत प्रतिष्ठित जॉब है और 6000 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, बहुत बेहतरीन जॉब है ये और बिल्कुल एकदम पीसफुल जॉब। बिल्कुल आप सैलरी बहुत अच्छी, प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी, आप चाहे तो और कोई काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपनी और पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन जॉब है। तो सारी चीज़ें भूल कर आप इस एग्ज़ाम में लगिए। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो अभी मोटा मोटी आपके पास 1 महीना 15 दिन है, यानी 45 दिन है। तो आप अपने इन 45 दिनों को स्ट्रेटेजिकली बांटिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है। उसके लिए अगर हम ये देखें, थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम देखें, तो 23 सितंबर को आपकी, जैसे भूगोल की मैं बात करूं तो 23 सितंबर को परीक्षा है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करते हैं, ठीक, प्रीलिम्स तो हमको क्या करना है, हमको कंटेंट लेने हैं, हमको रटने हैं, बहुत हुआ तो टेस्ट लगा लेने हैं। इस 3 स्टेप से ज्यादा प्रीलिम्स में कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में लेयरिंग होती है। ठीक है, स्टेजेस की लेयरिंग होती है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के नाम पे किताब नहीं होनी चाहिए। ठीक, कंटेंट के नाम पे आपके पास किताब नहीं होनी चाहिए। उस किताब से रिफाइन किए हुए कंटेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि, सपोज करो कोई भी हो गया, माइग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको माजिद हुसैन की पुस्तक का पूरा 11 पन्ने का माइग्रेशन चैप्टर आपके पास है तो आप उसको कंटेंट बोल रहे हैं। नहीं, वो आपके लिए कंटेंट नहीं है। कंटेंट वो होगा जो उस 11 पेजेस से आपने छोटा करके 2 पेजेस में बनाया है। ये आपका कंटेंट कहलाएगा और ये मेंस की परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप इसको रिफाइन करोगे ना 11 पन्नों को, उस प्रक्रिया में पढ़ोगे भी, उस प्रक्रिया में आप फिल्टर भी करोगे अनावश्यक चीजों को, और उस प्रक्रिया में आप अपने नोट्स भी बनाओगे। तो एक तरीके से वर्चुअल आंसर राइटिंग आपकी होती रहेगी। कंटेंट बनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन कंसीडरिंग 45 दिन, ये थोड़ा हेक्टिक टास्क है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा कि आप जो जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आपके पीवाईक्यूज में आए हुए, जो भी अभी तक आपके पीवाईक्यूज में यूपी पीसीएस में आए, उन इंपॉर्टेंट थीम्स के कंटेंट आप एटलीस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है रीड करना। उस कंटेंट को आप एटलीस्ट एक बार पढ़िए। ठीक है, एक बार आप सारे कंटेंट को गो थ्रू करिए, पूरा सिलेबस आप गो थ्रू कर जाइए अगले कुछ दिनों में, एक टारगेट बना के 20 से 22 दिनों में। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक, और उसके लिए क्या है, किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप 45 दिन में आप किताबें नहीं पढ़ सकते हो, आपको कंटेंट ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, किताब पढ़ोगे कितना होगा, मान लो अगर आप ज्योग्राफी का ये ऑप्शन लो, तो आपको 20 दिन तो आपको केवल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने में लग जाएंगे। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी केवल पढ़ोगे 20 दिन में, तो कंटेंट कब बनाओगे, लिखोगे कब, आंसर राइटिंग कब करोगे, याद कब करोगे। तो ये अब प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, किताबों के पीछे आप लोग भागना बंद करिए। तीसरा है रिवाइज करना। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो आप बना रहे हैं, इसको रिवाइज करना बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन इज द की। एक स्टेज पर आपको कंटेंट पर काम बंद कर देना और इसी कंटेंट को बार 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 पढ़ना है। तो तीसरा स्टेज रिवाइज करना है। चौथा स्टेज होता है उत्तर लिखना। ठीक है, केवल उत्तर लिखना, रैंडम उत्तर लिखना। बेहतरीन उत्तर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर लिखना, उत्तर आप तब लिखिए जब आप एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत समझ उस विषय पर है तो। और वो तब होगा जब आप अपने विषय को, अपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, 1 बार 2 बार आप उसको गो थ्रू कर चुके हो, आपके पास रॉ मटेरियल, आपके पास कंटेंट है, तो आप उत्तर लिखने की कोशिश करिए। और उत्तर लिखने के लिए अब आपको वेट नहीं करना होगा, कल से ही आपको उत्तर लिखना शुरू करना होगा किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप, मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दूंगा। देखिए मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी वालों के लिए तो मैं सृजन प्रोग्राम बिल्कुल फ्री चला ही रहा हूँ। लेकिन और भी आप लोग, जो भी आपको अगर कोई भी समस्या हो आंसर राइटिंग में, मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, कई मेंस मैंने दिए हैं, यूपी पीसीएस, यूपीएससी और उत्तराखंड के। और तो थोड़ी सी अगर आप, मेरे से आपकी मदद हो सके तो मैं हर लेवल पर आपकी मदद करने को तैयार हूँगा। मैं अपना टेलीग्राम, जो मेन टेलीग्राम चैनल है, उसमें एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो उस डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी सारी समस्याएं पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स के प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हो रहे हैं। और मैंने भी अ, कोशिश की है कि कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वो अप्रोच नहीं नजर आ रहा है उनमें, कि वो बहुत सिंसियरिटी के साथ इन चीज़ों को कंप्लीट करा सकेंगे। ठीक है, तो आप, आपके लिए है कि अगर आप जो है किसी और अन्य विषय से हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं विषय का ज्ञान तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आंसर राइटिंग के बारे में आप बिल्कुल खुलकर मुझसे पूछ सकते हैं हमारे उस डिस्कशन वाले चैनल में आके, और मैं व्यक्तिगत रूप से सबका आंसर करूंगा। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंटेंट आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूंगा कि कंटेंट कैसे बनाओगे आप अगले 25 से 30 दिनों में। ठीक है, क्योंकि देखो कोचिंग अगर आप अभी ज्वाइन करने जा रहे हो, कोई बैच लेने जा रहे हो, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे।
आपको लगता है 40 दिनों में आप पढ़ लेंगे पूरा सब्जेक्ट और पढ़ के उस पे पारंगत हो जाएंगे कि उस पे बेहतरीन उत्तर लिख सकें? देखिए, ये नेट जेआरएफ की तरह परीक्षा नहीं है। आप लोग पहले ये समझिए। इसकी डिमांड बिल्कुल दूसरी है। इसमें आपको सब्जेक्ट का मास्टर होना ज़रूरी नहीं है। इसमें आपको जनरलिस्ट होना ज़रूरी है, स्पेशलिस्ट नहीं। ठीक है? हर विषय का थोड़ा ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप थोड़े ज्ञान से भी बहुत बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। आपको रिसर्च स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटा-मोटा ज्ञान ले सकते। अगर आपके पास किसी भी प्रश्न में 4 से 5 पॉइंट हैं, तो आप बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं, मेरा बिलीव करिए आप। ठीक? और यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सृजन प्रोग्राम में। तो आप लोग जो भी अन्य विषय से हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं मेरे उस टेलीग्राम के माध्यम से। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यूट्यूब के कमेंट में आप आकर हमसे मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि निश्चिंत होकर, ठीक है, बिल्कुल जोर लगाकर आप इसमें करिए। देखिए, होता क्या है, मेंस की परीक्षा ना चूंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट दे दूं। पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है इस पैटर्न में। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, नेट जेआरएफ होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी लेखन शैली ना, आप समझ लो कि 100 में से इस परीक्षा में 70% लोग लेखन शैली की वजह से अपने परेशान होंगे। क्योंकि इसके पहले उन्होंने इस तरीके से कंपटीशन लेवल पर उत्तर तो लिखा नहीं है। मैं तो 70 के 80 में मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, आपने उत्तर तो लिखा नहीं है। अब आपको सडनली केवल उत्तर नहीं लिखना है, औरों से बेहतर उत्तर लिखना है। ऐसे उत्तर लिखने हैं कि आपका नंबर उनसे ज्यादा हो। ठीक है, उस स्टेज के आपका उत्तर लिखना है। तो बहुत लोग अभी ना परेशान हो रहे होंगे कि भाई आंसर राइटिंग ही नहीं शुरू हो रही है, प्री तो निकल गया। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस स्टेज से इस स्टेज पर बेहतरीन उत्तर वाले बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। कुछ चीजों का केवल आपको ध्यान रखना है। वो चीजें मैं अपने क्लास में बताता हूं। अगर आप नहीं भी हैं भूगोल से, तो 2 into स्पीड करके एक बार वो वीडियो जरूर देख लिया करिए। एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग का अप्रोच और स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाकी आप जो कांटेक्ट कर सके मुझसे कर सकते हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट ये दे रहा था कि मैं हरियाणा एचपीएससी की बात करूं, तो हरियाणा में भी पहली बार जो है सब्जेक्टिव अप्लाई किया गया था इस बार। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि कई विषय ऐसे थे, कई विषय इंग्लिश में तो समझ लो कि मेंस परीक्षा भी पास 50% लोगों ने नहीं की, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए। उसमें से 90% ऐसे थे जिन्होंने पेपर तक कंप्लीट नहीं किया। तो समझिए, आपके लिए कंपटीशन कड़ा नहीं है, आपके लिए कंपटीशन अब आसान है। क्योंकि अगर आप उनसे 10 अपने कॉम्पिटिटर से 10 कदम आगे, 10 क्या, एक कदम अगर आप निकल जा रहे हैं तो आप काफी आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बैठिए, चिंतन करिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये जो मेंस परीक्षा है आपसे बहुत कुछ डिमांड नहीं करेगा। आपका स्मार्टनेस, ठीक है, देखिए, आप रगड़ कर ये काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। आपको बेस्ट नहीं होना है यहाँ पर। आपको बेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एवरेज होना है यहाँ पर। एवरेज होने का मतलब है कंटेंट भी थोड़ा बहुत रहे, आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत रहे, स्पीड थोड़ा बहुत रहे, राइटिंग रहे और डायग्राम रहे और रेलेवेंट जो है एग्जांपल्स रहे। एक बेहतरीन उत्तर आप लिख लेंगे, बिल्कुल भरोसा करिए। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है, कोई नहीं रोक सकता आपको मेंस निकालने से। ठीक है, तो आंसर्स आप जो है लिखना शुरू करिए। टूटा फूटा आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भेजिए, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर देखिए। थोड़ा टाइम का कंसर्न है, लेकिन फिर भी आप जो है टेलीग्राम किसी भी विषय से हो, ज्योग्राफी नहीं, किसी भी विषय से। मैं कोई पेड बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी जो है किसी भी तरीके का कैपिटल मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना जो सृजन प्रोग्राम है वो लॉन्च करता। मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जो अन्य विषय के भी लोग हैं जिनको किसी प्रकार की समस्या हो, अगर वो उत्तर लिख रहे हैं तो उस टेलीग्राम पर भेजें। मैं चेक तो नहीं करूंगा, लेकिन उनसे डिटेल में उस उत्तर पर बात करूंगा 2 मिनट निकाल के। ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ। ठीक है, तो उत्तर आपका चाहे जैसे हो, आप शुरू करिए और टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है, चौथा जो पांचवा सबसे बड़ा पिलर है वो फुल लेंथ टेस्ट का है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब आपको परीक्षा जैसी परिस्थितियां दी जाएगी और 20 प्रश्न दी जाएंगे 3 घंटे में। तो आप देखिएगा, जब आप पहला फुल लेंथ टेस्ट बैठेंगे ना, आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी। ठीक है, हमने तो झेला इसको। आपकी उंगलियां अकड़ जाएंगी जब आप पहला फुल लेंथ टेस्ट देने बैठेंगे। लेकिन अगर परीक्षा से पहले आप 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट देकर परीक्षा में जाएंगे, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट एकदम लास्ट में। अभी आप बिल्कुल किसी भी कीमत पर फुल लेंथ टेस्ट देने मत जाइएगा। सृजन के अंत में मैं फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि ज्यादा, देखिए मैं सृजन तो और विषयों के लिए नहीं ला पाया, ठीक है, लेकिन मैं फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा विषयों के लिए दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप। ठीक है, बस इतना है कि आप किसी भी विषय के हों, किसी भी विषय के हों, आपको अगर कोई बैच मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो मैं हूं आपके लिए। आप मुझसे किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार, देखिए मेरा उतना तो नहीं है कि मैं आप लोगों को मास्टर बना सकता हूं, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें शेयर कर सकता हूं जो आपके लिए मददगार साबित होंगी।
ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आ जाइएगा। पहले मेन टेलीग्राम में आइएगा, उसके बाद टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आइएगा। वहाँ पर आप अपने उत्तर भेजिएगा, अपनी समस्याएँ भेजिएगा और मैं निश्चित रूप से मेरा जो लेवल है, उस पे मैं आकर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि अभी आपने घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, आपने प्रीलिम्स की परीक्षा पास की है, आप मेंस परीक्षा लिखने जा रहे हैं। मेंस अपने आप में एक सुखद अनुभूति है, ठीक है? आप एक भीड़ से अलग हो गए हैं, ठीक है? तो उस अनुभूति को एन्जॉय करिए, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा रखिए, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देके निकलेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपने पेपर कंप्लीट किया तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इस प्रक्रिया को आप एन्जॉय करिए। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ किसी भी विषय के लिए, ठीक है? मैं कंटेंट आपको नहीं दे सकता हूँ आपके विषय का, लेकिन मैं स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग का आपको दे दूँगा और बहुत अच्छे से दूँगा। बिल्कुल उसमें कोई आपको कमिटमेंट किसी कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने कंटेंट का जुगाड़ आप अपना करिए, ठीक है? हाँ, प्रयास ये रहेगा, देखिए मैं खुद भी दे रहा हूँ इस बार, तो मुझे भी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी इंटरव्यू हो सकता है बीच में आ जाए, जीडीसी का भी मेंस है, तो थोड़ा-सा टाइम का कंसर्न रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर किसी भी विषय से हो मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो फुल एंड टेस्ट है वो आपको लास्ट में देना है। ये आपको पैटर्न फ़ॉलो करना है जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आपको अपना कंटेंट तैयार करना है, बिना सोचे, बिना रुके। आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाइए। सिलेबस का पहला पॉइंट आप देखेंगे, सिलेबस आपके कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा। जैसे ज्योग्राफी में 10 पॉइंट्स हैं, 10 सेक्शंस हैं, ठीक है? सेक्शंस उठाइए, उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक? उसमें जो पहला टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। आप पृथ्वी की उत्पत्ति का सविंदर सिंह से एक पन्ने का नोट बना लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। पढ़िए और आप ये टारगेट रखिए कि आपको 2 दिन में एक पूरा यूनिट खत्म करना है। छोटा-छोटा, बहुत डिटेल आपको नहीं लिखना है। आप केवल इतना बना लीजिए कि आप उसको पढ़ सकें। पहले अपना तुरंत कंटेंट बनाइए, अगले 10 से 15 दिनों में। 15 दिनों में कंटेंट बनाइए, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? उसको एक बार रीड आउट करिए, ठीक? जो पूरा कंटेंट आप बनाएंगे उसको पढ़िए, उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है? और ये आंसर राइटिंग की प्रक्रिया यहाँ से दूसरे चरण में शुरू हो जाएगी। आपका कंटेंट जैसे ही बनेगा, आप रेगुलर डेली एक आंसर लिखोगे और ये आंसर किसी भी विषय का हो, इस टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दोगे। आपको किसी भी समस्या है, आप किसी भी स्टेज पर मुझसे रीच आउट कर सकते हो। फिर अंत में जो है आपको एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले 3-4 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं लगातार। तो यही स्ट्रेटजी है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी कोई नहीं है मेंस की परीक्षा के लिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो मैं हूँ वहाँ पर आपके लिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि परीक्षा का स्टेक क्या होगा। आपके हाथ में था वो आपने कर दिया, ठीक? जिनका नहीं हुआ वो बिहार में लगे और आंसर राइटिंग को अपने दिन ब दिन, क्योंकि देखिए बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और यही चीज़ होगी बिहार में भी, ठीक? आप एकदम एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे अरे अब तो मैं आंसर राइटिंग नहीं किया हूँ, मैं आंसर राइटिंग करूँ। तो ये आंसर राइटिंग की प्रक्रिया, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस है। ये आपको रोज़ करना है अब, अगर आपको सफल होना है तो। क्योंकि आने वाले समय में और भी जो वैकेंसीज़ हैं और भी जो स्टेट हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बिहार आपके सामने है, वहाँ भी आपको आंसर राइटिंग मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? इसमें आप लग सकते हैं, टीजीटी पीजीटी है, तो वैकेंसीज बहुत हैं, टीजीटी पीजीटी हैं। और झारखंड में भी एक बड़ी वैकेंसी आने की तैयारी में है, ठीक है? तो वैकेंसीज बहुत हैं। बिना बॉदर हुए, जिनका नहीं हुआ है वो अपने आंसर राइटिंग के साथ साथ अपनी ऑब्जेक्टिव नॉलेज को थोड़ा सा और इन्हेंस करें, लेकिन जिनका हुआ है वो पूरा फोकस अपना इधर करें, किसी भी विषय में हुआ है, ठीक है? बाकी बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब सृजन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलती हैं, ठीक है? इसीलिए सृजन प्रोग्राम को मैं इतना प्रेज़ करता हूँ और इन्हेंस मैंने किया हुआ है कि आपको कंटेंट मिलेगा और उस टॉपिक का कोई कंटेंट मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, जो मैं सृजन में देता हूँ, अगर कोई देखता होगा, काफ़ी लोग देखते हैं, उनको उस टॉपिक में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है? आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ऐसा होता है कि नहीं। दूसरा, आप उसको ईजिली रीड कर सकते हैं, आपको कहीं कुछ नहीं नोट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। भाषा बहुत सरल है, मैंने बाइलिंगुअल दे रखा है, ठीक है? दोनों भाषाओं में है, डायग्राम्स मेरे हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन है, सब कुछ है सृजन में। आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इतनी सही तरीके से वो दिया है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है। फिर आंसर फॉर्मेट में है और फुल एंड टेस्ट मैं आपको करा ही दूंगा इसके साथ साथ, ठीक है? आंसर राइटिंग जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ सृजन प्रोग्राम में चीज़ों को, आंसर को, तो आपका जब इसके साथ आप अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं ना, तो आप वर्चुअल आंसर राइटिंग में ही जाते हैं। कि जब मैं पढ़ता हूँ उसको और डिटेल बताते चलता हूँ, तो आप उसमें आपकी वर्चुअल आंसर राइटिंग हो रही होती है और आपको पता नहीं चलता।
ये चीज़ें आप जब ना इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा धीरे-धीरे। तो इसीलिए जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, रेगुलर होना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए, समय का अभाव मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा कि बहुत सारी परीक्षाएँ आने वाली हैं, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू है, जीडीसी मेंस होगा, फिर आपका पीसीएस आएगा, एचईओ होगा, ठीक है? आरओ एआरओ की परीक्षा है, हाई कोर्ट, तो बहुत सारी परीक्षाएँ हैं। लेकिन चूँकि इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी प्रकार की समस्या हो, बिल्कुल बेझिझक मुझ तक रीच आउट करिए, किसी भी विषय से हों आप, ठीक है? मैं वहाँ पर हूँ आपके लिए और बस यही था कि सबको बहुत-बहुत बधाई, जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपका वेट कर रही है। तो बस एकदम लग जाइए किसी भी तरीके से। आपको इस साल इस कुचक्र से निकलना है और अपनी बेरोज़गारी का जो कलंक है उसको हटाना है और जो इतने दिनों का संघर्ष है उसको फलित करना है। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।